लेट्स बिगिन देन, शुरू करते हैं। चलो, तो हम लोगों ने जो कल तक देख लिया था, हम लोगों ने अकाउंटिंग की शुरुआत किया था। बेटा, अकाउंटिंग की शुरुआत तब होती है जब हम लोग पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखते हैं। कंपनी में हम लोग लीगल मैटर्स, शुरुआत में इतने लीगल फॉर्मेलिटीज रहते हैं, इनफैक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज विद कंपनी चलते ही रहते हैं, हमेशा रहता है। हर साल उनके लीगल कंप्लायंसेस बहुत जबरदस्त होते हैं। भैया, कंपनी सेक्रेटरीज आर रेस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर दीज वर्क। ओके, सो ऐसा है, देर आर एन नंबर ऑफ लीगल कंप्लायंसेस। सो व्हाटएवर, हम लोग उस लीगल एरिया में अब नहीं जाते हुए, हालांकि थोड़ा बहुत हम लोगों को डिस्कस जरूर करना था, देखना था कि होता क्या है ना। नया एंटिटी हमारे सामने है तो कुछ तो मालूम होना चाहिए था लीगल स्टेटस उसके बारे में। लेकिन उसके बाद में अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो हमारा मेन कंसर्न क्या है? हमारा काम है पैसों से रिलेटेड अकाउंटिंग, है ना। तो अकाउंटिंग की शुरुआत हमने बताया, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में जो मैंने आपको कहा था, इसके बारे में एक बात मैं यहां रिपीट कर दूं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्री इनकॉर्पोरेशन जो हम खर्चे करते हैं, उसमें इतना आसान भी नहीं है जितना आसान मैंने कल आपको बताया है। ठीक है, पहली बात तो ये बात दिमाग में डाल लेना। प्री इनकॉर्पोरेशन के जो खर्चे होते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट काफी कुछ होता है, बट इट इज नॉट कवर्ड इन आवर सिलेबस। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपको जस्ट एक हल्का सा आइडिया देने के लिए वो बताया था, एंड बिलीव मी, मैंने आपको जस्ट इतना सा थोड़ा सा बताया। दैट इज अ होल चैप्टर, पूरा एक चैप्टर है जो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। डोंट फॉरगेट वन थिंग कि आप कंपनी अकाउंट्स यहां पर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ रहे हो। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स कंटिन्यू होगा आगे चल के। ठीक है, तो आप लोग और एडवांस लेवल पढ़ाई करोगे आगे चल के। राइट नाउ जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेवल है, और इस इंट्रोडक्टरी लेवल पे वो प्री इनकॉर्पोरेशन वाला जो स्टेज था उसका अकाउंटिंग हमें कवर्ड नहीं है, इसलिए जस्ट एक हल्का सा आइडिया दिया, क्योंकि यहां से हमारे पैसों के ट्रांजैक्शंस की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो वो तो हमारा हो गया है। अब हम लोग उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स में आ गए। ठीक है, वैसे और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज सेल, ये वो सब चीजें आएंगे, लेकिन वो सब चीजें कॉमन होंगे, तो हम लोग से स्पेशल वाले डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी कंपनी फॉर्म करने के लिए आपने प्रोस्पेक्टस रेज किया, शेयर्स इशू किए, एक फेस वैल्यू डिसाइड किया। अब जब कंपनी शेयर्स इशू करता है, जब कंपनी शेयर्स इशू करता है, तो कंपनी के पास तीन चॉइसेस है। कौन से तीन चॉइसेस? या तो कंपनी इसे इशू करे एट पार। ठीक है, एट पार। अब देखो, एट पार का मतलब क्या? मैंने आपको कल जो कहा था कि भैया हम लोग जो ऑथोराइज्ड कैपिटल जब डिसाइड करते हैं तो उसी वक्त में हम हर एक को हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि कितने शेयर होंगे कितने रुपए के। राइट, दैट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। कल मैंने आपको कहा था ना, 10 रुपए के शेयर, 100 रुपए के शेयर, 1 रुपए के शेयर। मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था कि सबको इक्वल लेवल पे रखना है। ऐसा नहीं कि एक शेयर 10 का है, दूसरा ना 50 का है, तीसरा ना 100 का है, ऐसा नहीं है। सारे शेयर्स एक समान, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस में भी आऊंगा, प्रेफरेंस में भी ऐसा ही होता है, बस प्रेफरेंस में फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़े से राइट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो उसमें आएंगे हम लोग बाद में लौट के। ठीक है, so now the face value of all the shares is exactly same. okay, तो इसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ऐसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सो व्हेन आई से कि आपने एट पार इशू किया, एट पार इशू किया मतलब you are expecting that the shareholder, rather not the shareholder right now, applicant. ठीक है, फर्क है ना। शेयर होल्डर एकदम से नहीं बन जाते आप। आपकी इच्छा, मन में इच्छा हुआ कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो तो आप शेयर होल्डर बन गए। इतना आसान थोड़ी है, आपको पहले अप्लाई करना होगा, फिर वहां से अगर अप्रूवल हुआ, अलॉट हुआ, तब जाके आप शेयर होल्डर बनोगे। वक्त है भैया, इतने आसानी से थोड़ी बनते हैं। तो एज अ रिजल्ट यू आर जस्ट एन एप्लीकेंट नाउ। ठीक है, हाँ, तो एप्लीकेंट अगर ये शेयर्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो हाउ मच आर वी एक्सपेक्टिंग हिम टू इन्वेस्ट? तो वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू इन्वेस्ट द फेस वैल्यू ओनली। दिस इज कॉल्ड एज इश्यू एट पार। तो 10 के शेयर के बदले में 10, एज सिंपल एज दैट। सो इसका एक्चुअल मीनिंग समझ लेना। इसको हम लोग अक्सर
किताबी भाषा में या बोलते वक्त ये होता है, मेरे मुंह से भी शायद कभी कभार निकल जाए कि यार 10 के शेयर को 10 रुपए में बेचा, ठीक है, या इन्वेस्टर ने खरीदा। आप लोगों के मुंह से भी ऐसा निकलेगा, मैंने ये कल भी आपको कहा था, बेचा, खरीदा, ऐसे वर्ड्स हमारे निकल जाते हैं यार, बोलना आ जाता है, लेकिन दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, वो टर्म एक्चुअली सही नहीं है। एक्चुअली यहां पे कुछ बाय एंड सेल नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है इन्वेस्टमेंट, यू आर बिकमिंग ओनर, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट यहां पर एक कंपनी ने 10 का शेयर अगर आपको दिया तो बदले में आपसे 10 का ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एट पार, ठीक है। टेक्निकली दिस इज द करेक्ट मीनिंग, ओके। आगे चलते वक्त ऐसी बातचीत करते वक्त हम लोग इसको आसान भाषा में सिंपल करने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन दिस इज द टेक्निकल करेक्ट वर्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। लिख लिया सब लोगों ने जो मैंने कहा? भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं बाद में याद नहीं रहता ये सब चीजें, ठीक है, टेक्निकल बातें याद नहीं रहते। अगर यहां पे मैं कुछ ऐसा कुछ मीम बना के दे दूं तो वो बराबर याद रह जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सब टेक्निकल बातें जो रहते हैं वो याद नहीं रहेगा, तो प्लीज इसको कहीं लिख के रख लेना, बाद में भूल जाओगे, ओके। ओके, देखो मेरा काम तो बोलना है, सुनना नहीं सुनना आपका काम है, ठीक है, ओके। चलो, तो एट पार मतलब 10 का 10, 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 ओके, एट पार, ठीक है, ओके। अब दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम का मतलब क्या, मंजे क्या? एट प्रीमियम का सीधा सीधा मतलब होता है 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, ठीक है, या 10 का 30, या 10 का 50, या 10 का 100। प्रीमियम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो भाई, अगर कंपनी शेयर्स इशू करने जा रहा है, ओके, लिखना था तो वो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया, इसलिए रिपीट है, ठीक है। आई विल रिपीट वंस मोर, डोंट वरी। मैं प्रीमियम में अभी शुरू किया था, मैं इसको कंप्लीट करता हूं, फिर मैं पार में वापस आऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। सो अगर कंपनी एक शेयर जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है, ये एक शेयर अगर आपको वो दे रहा है, 10 रुपए का एक शेयर आपको वो दे रहा है, ठीक है, तो उसके बदले में आपको कितने पैसे देने, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर मैं 10 के शेयर के बदले में आपसे 10 ही रुपए एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज इशू एट पार, ठीक है। लेकिन 10 के शेयर के बदले में मैं आपसे 20 ले रहा हूं, या मैं आपसे 30 ले रहा हूं, मैं आपसे 50 ले रहा हूं, दे रहा हूं सिर्फ 10 का शेयर, आपको मिल क्या रहा है? सिर्फ 10 रुपए वाला शेयर, लेकिन आपसे मैं पैसे कितने ले रहा हूं? मैं मतलब कंपनी, मैं आपसे कितने पैसे ले रहा हूं? मैं आपसे ज्यादा पैसे ले रहा हूं, मैं आपसे 20 ले रहा हूं, 50 ले रहा हूं, 100 ले रहा हूं, 1000 ले रहा हूं, डिपेंड्स, ठीक है। तो इफ आई एम taking more money against the face value of the share, this is called as issue at premium, ठीक है। दो बातें बताए, issue at par यानी 10 का 10, issue at premium यानी 10 का 20, ओके। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि अगर मैंने आपको पार में इशू किया यानी जितने का शेयर दिया उतने ही पैसे आपसे लिए, और अगर प्रीमियम में इशू किया तो जितने का शेयर दिया उससे ज्यादा पैसे लिए आपसे मैंने। अब प्रश्न ही उठता है कि सर मैं क्यों दूं ज्यादा पैसे? मेरे को तो आप 10 रुपए का शेयर दे रहे हो, अगर मेरे को 10 रुपए का शेयर दे रहे हो तो मैं आपको ज्यादा पैसे क्यों दूं? दोगे, क्यों दोगे? थिंक अबाउट इट। इफ दिस कंपनी इज कंपनी लाइक रिलायंस, company like Infosys, company like Tata, बड़े कंपनी है यार, बिग कंपनीज, और ऐसे बड़े कंपनी के शेयर होल्डर, ओनर बनने की इच्छा सब में होती है। इनके आईपीओ जैसे ही आता है, आप कभी भी देखना हमेशा ओवर सब्सक्राइब होते हैं, ठीक है। लोग वेट कर रहे होते हैं, अरे कब आएगा यार, हमको ये शेयर्स लेने, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कोई और दूसरा कंपनी बनाऊं, एक नया कंपनी बनाया हमने, ये नया कंपनी है बाबूराव लिमिटेड, ठीक है, बाबूराव लिमिटेड ने अभी अपना शेयर निकाला है, बाबूराव लिमिटेड। हाउ मेनी ऑफ यू विल बाय द शेयर ऑफ बाबूराव लिमिटेड? अरे यार ये कौन सा कंपनी है यार? गेटिंग दिस?
तो अगर इस तरह के कोई कंपनी आए तो शायद वी आर नॉट श्योर कि कैसा रहेगा क्या रहेगा. सो बेसिकली यस एग्जैक्टली सौरभ, वेरी गुड. द डिमांड ऑफ द शेयर्स अगर हाई है, सिंपल इकोनॉमिक्स लग रहा है यार, और कुछ नहीं हो रहा है. मेरे पास तो लिमिटेड शेयर है लेकिन खरीदने वालों की लाइन लग गई यार, सब खरीदना चाहते हैं. तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, बोली लगाओ. शेयर चाहिए ना, चलो बोली लगाओ. एक्चुअली बोली लगाओ वाला किस्सा नहीं होता, यहां हम इश्यू करते हैं एट प्रीमियम. Getting me? So you will be asking for more money from the shareholders if the demand is high. देखो शेयर होना ना, ठीक है, मैं तो 10 का ही शेयर देगा लेकिन मेरे को 20 देना पड़ेगा फिर. Getting this? That is the thing. देखो आज के डेट में वैक्सीन को लेके क्या हो रहा है, डिमांड है, अच्छा खासा डिमांड है, सब डरे हुए हैं मेरे को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन होना वैक्सीन होना. तो एज अ रिजल्ट अभी पहले तो गवर्नमेंट ने जो किया लेकिन अभी प्राइवेट में क्या कर रहे हैं भैया, जितना दाम में बिकना चाहिए उससे ज्यादा दाम में बिक रहा है, लोग लगवा भी रहे हैं. हो रहा है ना ये चीज, डिमांड ज्यादा है तो जितने का वैक्सीन तो 600 का ही दिया आपको. ओरिजिनल प्राइस तो मैं भूल भी गया, ओरिजिनल प्राइस क्या था वैक्सीन का, कोविशील्ड का 600 ही था शायद से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, व्हाटएवर, आपको याद होगा शायद से, व्हाटएवर. तो 600 का ही वैक्सीन मिला लेकिन आपसे पैसे कितने लिए, 1000 लिए, 1100 लिए, 1200 लिए, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम. आपको शेयर 10 का ही दिया लेकिन बदले में आपसे पैसे ज्यादा लिए. ठीक है, तो डोंट यू थिंक यहां पे मुझे कुछ अलग अकाउंटिंग करना होगा, है ना. जरा सोच के देखो यार, शेयर तो 10 का ही है, यहां पर शेयर तो 10 का ही है, तो एज अ रिजल्ट वो जो कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में जो मैं लिख रहा था वो तो मैं इससे ज्यादा नहीं लिख सकता ना, शेयर तो 10 का ही है ना. तो शेयर कैपिटल में मुझे 10 ही दिखाने होंगे, बाकी के जो एक्स्ट्रा मैंने कलेक्ट किए उसको छुपा दो क्या, दिखाते ही नहीं. ऐसा नहीं होता, वो ब्लैक है. ठीक है, अपने को सही अकाउंटिंग करना है, सो सही अकाउंटिंग के लिए दिखाना तो है लेकिन उसका नाम बदल देंगे. सो दिस एक्स्ट्रा मनी दैट यू हैव कलेक्टेड +10 +20 व्हाटएवर इट इज, इसे हम लोग पुकारते हैं बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. दिस इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है, इसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम इस नाम से पुकारेंगे. ओके, नाउ try to understand when I'm talking about securities premium, this is like a capital nature income. सोच के देखो यार, मेरे को ज्यादा पैसे मिले ना, शेयर जो दिया था 10 का ही दिया था, उसके बदले में ज्यादा पैसे मिल गए, तो एक तरफ से मेरा फायदा हुआ, मेरा मतलब कंपनी का. ठीक है, अब ये जो फायदा हुआ ये किसी न किसी एक नेचर का मानना पड़ेगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिसीप्ट. ये जो पैसे मुझे मिले ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, दिस इज ऑफ कैपिटल नेचर, है ना. शेयर्स के बदले में फायदा हुआ है, सो दिस इज ऑफ कैपिटल नेचर, सो दिस इज अ कैपिटल नेचर रिसीप्ट. ठीक है, तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे जैसा कैपिटल रिजर्व का होता है. ओके, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम एक ऐसा स्पेशल अकाउंट है जिसका ट्रीटमेंट मुझे कैपिटल रिजर्व की तरह दिखाना होगा. कल मैंने आपको फ्री रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व दोनों में फर्क बताया था. फ्री रिजर्व मतलब अरे पैसा पैसा है, अरे कहीं पे भी किसी भी पर्पस के लिए खर्च करो, क्या समोसे खाने, चल खर्च कर. ठीक है, अच्छा कुछ और पेट्रोल भरना है, ले खर्च कर, कुछ भी किसी भी पर्पस के लिए आप खर्च कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स. ठीक है, लेकिन कैपिटल रिजर्व नहीं चलता भैया. ठीक है, कैपिटल रिजर्व के पैसे है मेरे पास, अभी मेरे को समोसे खाने हैं, सॉरी यार कैपिटल रिजर्व के पैसे नहीं कर सकते. बोला अच्छा पेट्रोल भरना है, सॉरी यार कैपिटल रिजर्व के पैसे नहीं कर सकते. अरे यार गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है, सॉरी यार कैपिटल रिजर्व के पैसे नहीं कर सकते. कैपिटल रिजर्व आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते. ठीक है, इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है, सिलेक्टेड यूज होता है. ठीक है, तो ये कैसा यूज होता है ये देखना होगा. दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट, लिखा हुआ है, आगे चल के हम भी देखेंगे. ठीक है, राइट नाउ अभी नहीं कहूंगा, थोड़ी देर बाद. ठीक है, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो भी पैसे हमने कलेक्ट किए, इतना दिमाग में बैठा लो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे जो भी कलेक्ट किए इसका लिमिटेड यूज है. इसको हम लोग कहीं पे भी कैसे भी जैसा चाहो वैसा यूज नहीं कर सकते. जैसा एक्ट में डिफाइंड है वैसा ही यूज कर पाओगे. ठीक है, सो वेलकम बैक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लेटर. ठीक है, ओके, अभी फिलहाल नाम देखना जरूरी था, अभी फिलहाल पहले अकाउंटिंग देखते हैं. लॉ में वापस आ जाएंगे यार, ना तो लॉ ही लॉ पढ़ते रह जाएंगे, अकाउंट्स कब पढ़ेंगे. पहले अकाउंट्स देख लेते हैं, लॉ बाद में देख लेंगे. ठीक है, यस.
तो इतना समझ में आया कि हम लोग शेयर्स को एट पार भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं। मैंने ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा लेंदी खींचा दोस्तों, थोड़ा सा लेंदी, क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग व्हाट हैपेंस कि मैं खुद जानता हूं, मैं खुद भी ये सब चीजें पढ़ाता हूं, तो आई नो कि ये सब चीजों को हम लोग ना बहुत शॉर्ट में भी बता सकते हैं, आई नो इट, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा खींचना सही समझा, क्योंकि देखो डिपेंड करता है, अलग अलग लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग ना बराबर समझ लेते हैं चीजें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनके मन में कहीं किसी कोने में ना, दिमाग के किसी कोने में ये डाउट रह जाता है कि यार ये है क्या एग्जैक्टली, तो वो कोने में भी डाउट ना रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, थोड़ा ज्यादा लग गया टाइम, लेकिन मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया, अब कोई डाउट मन में नहीं रहा। एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, अब सब क्लियर हो होपफुली, ठीक है। आगे बढ़े। थियोरेटिकली मैंने किस वर्ड से शुरू किया, थियोरेटिकली देयर इज अनदर ऑप्शन एट डिस्काउंट, ठीक है। मैंने क्या कहा, थियोरेटिकली देयर इज अनदर ऑप्शन एट डिस्काउंट, लेकिन प्रैक्टिकली नो। तो मैंने लिखा और क्रॉस कर दिया, ठीक है। मतलब कहने के लिए ये भी एक ऑप्शन हो सकता है एट डिस्काउंट इशू करने का, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। यानी आप 10 रुपए के शेयर को, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिमांड है ही नहीं, अभी जैसे मैंने कहा बाबूराव लिमिटेड, ठीक है, बाबूराव लिमिटेड कंपनी इशू आ रहा है, बोल रहा है ये बाबूराव लिमिटेड का शेयर मस्त है बाबा, जल्दी से खरीदने का इसको, है ना। लेकिन सब लोग कौन है, अरे बाबूराव कौन है, मेरे को क्या, हमको टाटा बिरला ये सबके लेने, तुम्हारा काय को लेने का हम लोग शेयर, बरोबर। तो ऐसे सिचुएशन में अपन, ये बाबा ये मेरा एक शेयर लेने का ना, 10 का शेयर देगा तेरे को 8 ही रुपए दे दे, 9 रुपए दे दे, थोड़ा सा कम दे दे, अच्छा 7 दे दे, अच्छा चल 6 दे दे ना बाबा, 6 तो दे, गेटिंग दिस बाबा। आज का पीने का बंदोबस्त हो गया, वो हेरा फेरी भी नहीं हुआ था, देखा है ना मूवी, हाँ। तो व्हाटएवर, तो इस तरह से अगर आपसे वो कम पैसे लेने को भी तैयार हो रहा है, डिस्काउंट देने को तैयार हो जा रहा है, तो ऐसा अलाउड नहीं है, कंपनीज एक्ट ये चीज अलाउ नहीं करता, ठीक है। मैं यहीं पे बाजू में एक लिख के रख रहा हूं, ऐसा, वन एक्सेप्शन, ठीक है। क्या लिखा मैंने, वन एक्सेप्शन, मतलब मैंने लिखा कि डिस्काउंट में अलाउड नहीं है। मैंने क्या लिखा कि भैया हम डिस्काउंट में इशू कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वहीं पे मैंने क्या लिख के रखा, वन एक्सेप्शन, यानी एक जगह है, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको यहां पे ब्रैकेट में लिख के रख दे रहा हूं ताकि आगे चल के आपको याद आए, री इशू, ठीक है। लेकिन इसी के आगे लिख रहा हूं कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि भैया एक्सेप्शन है, डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन री इशू करते वक्त ही कर सकते हैं, इशू करते वक्त नहीं। और उसी के साथ साथ मैंने क्या लिख के रखा, कंडीशंस अप्लाइड, कुछ शर्तें हैं आएंगे उसमें, ठीक है। तो यही एक सिचुएशन है जब हम लोग डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, whatever. So now at discount, एक मिनट, yes, so at discount का theoretical meaning तो ऐसा कुछ होता है 10 का 8, ठीक है, but this is not allowed except if it is a reissue case, ठीक है। चलो ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोगों ने ये देख लिया, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ओके। अच्छा, जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस रिलीज करते हैं, तो प्रोस्पेक्टस रिलीज करने के बाद अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं। कैसे कैसे सिचुएशन हो सकते हैं, या तो द इशू विल बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अरे यार, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, या इट इज ओवर सब्सक्राइब्ड, या इट इज अंडर सब्सक्राइब्ड। इन शब्दों का मीनिंग अब समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। What do you mean by fully subscribed? Fully subscribed मतलब अब मैं आ रहा हूं नंबर्स पे। देखो भैया, शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो देयर आर टू थिंग्स, एक नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा द
रेट ऑफ द शेयर्स, किस रेट पे इसे इशू किया, ठीक है। सो अगर मान लो 10 लाख शेयर्स इशू किया एट 10, ठीक है, तो मेरा शेयर कैपिटल होगा 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़, ठीक है। तो मैं शेयर कैपिटल की ही बात कर रहा हूं। तो मैंने दो चीजों पे ध्यान दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया अबाउट द रेट। तो क्या रेट पे इशू करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। डिस्काउंट एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज नहीं है अलाउड, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स पे, ठीक है। तो मैंने प्रोस्पेक्टस में रिलीज तो किए थे 10 लाख शेयर्स, दुकान में लेके गया था 10 लाख शेयर्स, ठीक है। मस्त हमारे पास रखा है, बास्केट लेके गया अपन, मस्त डब्बा भर के 10 लाख शेयर, ठीक है, लेके गए, ले 10 लाख शेयर, ले शेयर वाले 10 लाख शेयर है मेरे पास, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसे ही बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास 10 लाख शेयर है बेचने के लिए, ओके। आप लोगों को भी मालूम है ऐसा नहीं होता, दिस इज इट इज सोल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ऐसे नहीं होता है चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना ये सब चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा मस्ती करते हुए पढ़ना है इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। ना तो पता चला कुछ लोग बड़े सिंसियर होते हैं, ये सिंसियर बच्चों का ना थोड़ा खतरा भी होता है। सिंसियर बच्चे ना अक्सर जोक भी नहीं समझते, उसको भी ईमानदारी से नोट डाउन करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा संभाल के, ओके ओके। सो द पॉइंट इज कि हम लोग 10 लाख शेयर्स इशू मतलब दुकान में लेके गए, ओके। तो अब डिमांड अच्छा खासा था, फुल्ली सब्सक्राइब, पूरे एप्लीकेशंस आते हैं ना हमारे पास, तो एप्लीकेशंस आए, मतलब 100% एप्लीकेशंस, यानी अगर मैंने 100 शेयर्स लेके गए तो 100 के बदले 100 मिले एप्लीकेशंस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब मतलब 100 लेके गए थे, 120 के एप्लीकेशंस आ गए, ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा रेप्यूटेड कंपनीज जो होते हैं, तो ये रेप्यूटेड कंपनीज के केस में ऐसा होता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपको, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सब अगर इशू करे तो इनके केस में ना जनरली स्पीकिंग ओवर सब्सक्राइब भी होता है जनरली, ठीक है। और अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है, 100 के बदले में 90। इस बार मैं एप्लीकेशंस नंबर्स की बात कर रहा हूं, इस बार कंफ्यूज मत होना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, ठीक है। तो 100 के एप्लीकेशंस रिलीज किए थे और 90 के ही एप्लीकेशंस आए, ठीक है, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओके। सबसे पहले इस एरिया में आ रहा हूं मैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें सबसे पहले एक ही चीज देखना है कि कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो भी हुआ क्या। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कल कहा था ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। भैया मैं क्यों फंड्स रेज कर रहा हूं, मेरा भी तो कुछ काम है ना। अब मेरा काम ही नहीं निकल रहा, जितना पैसा मेरे पास मैंने आपसे उठाना था, मेरे पास उतने पैसे आए ही नहीं, तो क्या फायदा हो जाएगा, गेटिंग मी। तो एज अ रिजल्ट मुझे जितना पैसा चाहिए उतना तो मुझे लेना है, ठीक है। तो उतना तो भी आया क्या, या सेबी भी यहां पे टांग अड़ाता है, ठीक है। सेबी आके बोलता है तुम चुप रहो यार, तुम्हारा ना ये चाहिए वो चाहिए, छोड़ो, 90% कम से कम आना चाहिए, समझे ना। तो भैया ठीक है, सेबी है, अथॉरिटी है, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है मालिक। तो 90% ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया, देन द फुल इशू विल गेट कैंसल्ड। यानी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम का मतलब है क्या होता है, इतना कम से कम होना चाहिए, अगर उतना नहीं हुआ तो फुल इश्यू विल गेट कैंसल्ड, गेटिंग मी। पूरा का पूरा इश्यू कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ेगा मतलब बात को समझो, जब लोग अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के साथ पैसे भी देते हैं, गेटिंग मी। मेरे पास पैसे आए हैं, तो अगर ये एप्लीकेशन के पैसे मेरे पास आ गए और मेरा कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक नहीं आया, तो मुझे ये पूरे पैसे वापस करने होंगे, लौटाने होंगे, ठीक है। जनरली स्पीकिंग न्यू कंपनीज जो होते हैं या ज्यादा रेप्यूटेड कंपनीज जो नहीं होते हैं, मतलब ऐसे भी कंपनीज होते हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं कई सालों से, लेकिन लोगों को नहीं मालूम, पीपल डोंट नो अबाउट दिस कंपनीज। ऐसे बहुत कंपनीज है, ठीक है। आप बताओ यार, ऐसे कितने सारे कंपनीज है, क्या आपको सारे कंपनीज के नाम मालूम है, ठीक है। तो ये होता है, ज्यादातर लोगों को कंपनीज के नाम कब पता चलता है, जब कैंपस इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू में गए, वहां पे कोई एक कंपनी आया, वो कंपनी का नाम सुन के, कई जनों के साथ होता है, वहां पे इंटरव्यू में कंपनी आया, हम लोग नाम, अरे ये कौन सी कंपनी है यार, बोला अरे तेरे को नहीं मालूम, अबे इतना सैलरी दे रहे वो लोग, बोला अच्छा क्या, तो फिर तो अच्छा ही होगा तब जाके पता चलता है अच्छा ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, गेटिंग मी। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसके बारे में बहुत सारे जनों को नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, ठीक है। सो कंपनीज को ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली चीज को लेकर बहुत डर लगा रहता है, ठीक है। देखो, एक तो मैंने आपको कहा लीगल कंप्लायंसेस दुनिया भर के हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी है कि यार कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो भी होगा कि नहीं। तो ये सब डर की वजह से जनरली बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो जिनको डर लग रहा है, वो लोग कांटेक्ट करते हैं अंडर राइटर्स को,
सुना होगा कभी इसके बारे में आपने। हालांकि अंडरराइटर्स की अकाउंटिंग भी कुछ है जो आप लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हो, लेकिन हाँ थियोरेटिकली आपको मतलब मालूम होना जरूरी है। अंडरराइटर्स, ठीक है। चलो अंडरराइटर्स के बारे में अगर नहीं भी सुना होगा तो आपने शायद इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में सुन रखा होगा। सुना है क्या कभी इन्वेस्टमेंट बैंक? लड़कियों ने तो जरूर सुन रखा होगा, है ना। आजकल सुना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी करने की ड्रीम बहुत सारे लड़कियों की होती है, ठीक है। तो पता नहीं अब जैसा भी है जो भी है, ठीक है। सीए से शादी करने की नहीं रहती, सीए में ये सबसे उतनी नहीं रहती, क्योंकि उनको ऐसा लगता कि ये लोग तो बोरिंग लोग होंगे, पढ़ंतु लोग होंगे, है ना, चश्मिश लोग, व्हाटएवर। चलो, तो इन्वेस्टमेंट बैंक नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपनीज है। यस, सो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंसर्न्स है, ये लोग एक तरफ से कंपनी के एजेंट जैसा वर्क करते हैं, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ एजेंट्स, तो स्पेशल काइंड ऑफ एजेंट्स मतलब सिर्फ इतना नहीं है वैभव, जो आपने कहा सिर्फ इतना नहीं है, देयर आर अदर रोल्स आल्सो, दे आर आल्सो प्लेइंग सम मेजर रोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको कहा कि लीगल कंप्लायंसेस बहुत सारे रहते हैं, तो ये लीगल सोचो ना, आपने एक कंपनी फ्लोट किया, अभी एक नया कंपनी आपने बनाया, अब आपने नहीं बनाया, चलो आप लोगों को फिर भी लॉ मालूम है। कोई एक बंदा, ठीक है, कोई एक बंदा है जो पढ़ा लिखा भी नहीं, उतना कुछ मालूम, लेकिन पैसा है उसके पास, ठीक है। तो बंदे ने कंपनी शुरू किया, अब उसको कहां समझता है, इतना लीगल मैटर नहीं समझते उतने। तो ऐसा सिचुएशन में अंडरराइटर्स ऑल्सो प्रोवाइड यू लीगल कंप्लायंस हेल्प। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, किस तरह से प्रोसीजर्स, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ दैट। तो वो वहां पर आपको पूरा हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे मेक श्योर दैट आपका शेयर्स या तो फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए, या तो कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में अगर सपोज ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, यानी हमारे पास एप्लीकेशंस कम पड़ गए, तो ये अंडरराइटर्स अपना पर्सनल ऑब्लिगेशन ले लेते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अगर पब्लिक ने ले लिया हम ले लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, यानी किसी भी हाल में आपका इश्यू कैंसल नहीं होने देंगे। दे विल मेक श्योर दैट यू गेट द फंड्स। गेटिंग मी? सो ये होता है, ऐसा होता है। और भी बहुत सारे रोल है, लेकिन मैं वो सब चीजें अभी नहीं बता रहा हूं, जस्ट एक हल्का फुल्का आपको आइडिया देना था। ये भी आप पढ़ोगे आगे चल के। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यार पढ़ने लायक बहुत कुछ है यहाँ पे, नॉलेज ओरिएंटेड एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सो कहीं पे भी ऐसा मत सोच लेना कि यार मैंने तो 12th में पढ़ दिया, ओ यार मैनू तो सब आता है, ऐसा प्लीज मत सोचना। मैं तो आज भी सोचता हूं कि मुझे पूरा नहीं आता, ठीक है। सो प्लीज ऐसा मत सोचना, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू बी स्टडीड, बहुत सारे चीजें हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जीवन ही कम है। बाप रे, बहुत हाई फाई बोल दिया। चलो ओके, आगे बढ़ते। सो ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला एक बात बताया मैंने। दूसरा फुल्ली सब्सक्राइब में टेंशन ही नहीं, फुल्ली सब्सक्राइब में तो आराम से कोई इशू नहीं है ना भैया, जितना बोला तो उतना ही चाहिए। अब कंपनी के पास चॉइस है, कंपनी के पास चॉइस क्या है कि भैया हम आपको दे भी सकते हैं शेयर्स, नहीं भी दे सकते, लेकिन जनरली स्पीकिंग पैसा तो चाहिए ना, पैसा चाहिए बाबा, इसलिए जनरली इशू भी अलॉट हो जाते हैं। तो फुल्ली सब्सक्राइब जनरली कोई इजी कुछ क्वेश्चन नहीं होता। मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन में फुल सब्सक्रिप्शन अगर दिख जाए तो बल्ले बल्ले करने की इच्छा होती है कि इतना इजी ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए सर, लेकिन वो इंस्टीट्यूट को पसंद नहीं आता, प्रॉब्लम वो है, ठीक है। खैर ये तो ठीक है, ये तो सबको समझता है क्या है। गड़बड़ है इधर गड़बड़ है बाबा। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। क्या फेवरेट एरिया है? ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर हमने इश्यू किया उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आया, ठीक है। मैंने 10 लाख शेयर्स इश्यू किए, मुझे 20 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन मिले। गेटिंग मी? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अगर जाहिर सी बात है मेरे पास अगर एप्लीकेशन ही ज्यादा है, तो एप्लीकेशन के साथ साथ जो पैसा आना होता है वो तो 10 लाख शेयर के ही आने चाहिए थे। मैंने तो 10 लाख शेयर ही इशू करने हैं, तो मेरे को मान लो एप्लीकेशन मनी इज 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपए। तो 10 लाख शेयर के बदले में कितने पैसे आने चाहिए? 10 लाख इंटू 2। कैन आई से दैट? 10 लाख इंटू 2, इतने ही मैंने मांगे थे। मेरे मन में इतना ही एक्सपेक्टेशन था भैया 10 लाख इंटू 2 20 लाख रुपए आना चाहिए, लेकिन मेरे पास ओवर सब्सक्राइब हो गया।
ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी अभी 20 लाख एप्लीकेशन आ गया। 20 लाख एप्लीकेशन मतलब 20 लाख इंटू 2 40 लाख आ गए, ज्यादा पैसे आ गए। ठीक है, अब ज्यादा पैसे आ गए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अलग अलग चॉइसेस है। क्या क्या चॉइसेस है? चॉइस नंबर 1, जितना चाहिए था उतना अपने पास रखने का, बाकी वापस कर देने का। बाबा नहीं चाहिए मेरे को पैसे, लेके जाओ। ठीक है, जितना मेरे को चाहिए उतना मेरे पास रखूंगा, बाकी लेके जाओ। ठीक है, तो रिफंड कर दो, एक्सेस जो भी है वापस कर दो, झंझट ही खत्म। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है एज अ स्टूडेंट, हमारे लिए सबसे अच्छा है ये। ठीक है, लेकिन अगेन आईसीआई को ये ज्यादा पसंद नहीं आता। ठीक है, इजी हो जाता है ना, यहाँ पे अकाउंटिंग इजी हो जाएगा, तो इंस्टीट्यूट को पसंद नहीं आता ये। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक काम करो, ये आपने पैसे दिए ना, देखो आप एप्लीकेशन के वक्त आपसे 2 ही रुपए लेने थे, लेकिन आगे चल के आपसे अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के, ये भी पैसे लेने हैं ना पैसे। तो एज अ रिजल्ट ये जो एक्सेस पैसे आपके हैं ना, ये हम आपको वापस नहीं देंगे, ये हम हमारे पास रख लेंगे। ठीक है, रख लेंगे मतलब अरे एडजस्ट कर लेंगे ना पापा, बाद में वो अलॉटमेंट कॉल वो जब आएगा तो वहां पर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तुम्हारे पैसे है, तुम्हारे नाम से रखेंगे, लेकिन बाद में एडजस्ट कर लेंगे। किडिंग मी? ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा अगर किया जाता है तो दिस इज अनदर चॉइस अवेलेबल। ठीक है, ये चॉइस भी कंपनी के पास अवेलेबल है। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में व्हाट हैपेंस, देखो आपके पास एप्लीकेशंस जितने शेयर्स के लिए आए उतने शेयर्स तो आप दे नहीं सकते, जाहिर सी बात है, पैसे आपको रखने, आप पूरे के पूरे शेयर्स उनको दे नहीं सकते। अगर 20 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आए तो हमारे पास तो 10 लाख शेयर ही है। समझ लेना, बहुत सारे जनों के मन में ना कंफ्यूजन आता है, सर मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल तो 100 करोड़ शेयर्स का है, तो अगर एप्लीकेशन ज्यादा क्या है तो एक काम करने का ना, वो ऑथोराइज में से निकाल के दे देना क्या, इनको टेंशन का है। आ रहा है किसी के मन में ये बात? आ रहा है क्या? अगर आ भी रहा है तो एक बात याद रखना, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने जितना इशू किया, इशू हो जाने के बाद अपनी मर्जी से उसको वापस से बढ़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको पहले से ही उससे इशू जितना किया है उतना ही सब्सक्राइब किया जा सकता है, उतना ही इशू अलॉट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो एज अ रिजल्ट अगर मैंने 10 लाख शेयर्स इशू किए, बदले में मुझे 20 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन मिले, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि मेरे को ये 10 लाख शेयर ही मैं इनको दे पाऊंगा। 20 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन के बदले में 10 लाख शेयर्स ही दे रहा हूं। मतलब क्या हो रहा है, हर वो बंदा जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको मैं 1 शेयर अलॉट कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द टिपिकल इंडियन टेक्निक ऑफ द वर्ड कॉल्ड एज जुगाड़। गेटिंग मी? जुगाड़। बचपन से हम इस तरह का जुगाड़ करते आए हैं। कैसा जुगाड़ करते आए हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग, ट्रेन में जो वो सीट होता है वहां पे सपोज टू बी कि वहां पे 3 ही लोग बैठेंगे, बैठने 3 ही लोग चाहिए, लेकिन बैठते कितने हैं ये आप भी जानते हो, 4, 5, 6, 10 कुछ भी बैठ सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग, अलग अलग ज्यादा तरह के ट्रेन होते हैं, वैसे वैसे जगह पे होते हैं। मैं तो याद आ रहा है मेरे एक दोस्त की शादी में मैं गया था, ओवरनाइट जर्नी थी, तो वो ओवरनाइट जर्नी में जगह इतना भयंकर मुश्किल से मिला था, मतलब जमीन पे भी सब जगह पे लोग बैठे हुए। ठीक है, तो खैर, तो ऐसा होता है। तो दिस इज अ टिपिकल थिंग कॉल्ड एज जुगाड़। तो यही जुगाड़ यहां पर भी होता है भैया। 3 जनों के सीट में 5 जनों को एडजस्ट किया, 6 जनों को एडजस्ट किया, सेम थिंग। 1 शेयर के इशू में 2 शेयर्स के पैसे एडजस्ट कर लिए, 3 शेयर्स के पैसे एडजस्ट कर लिए, समथिंग लाइक दिस। ऐसा जब होता है इसे हम कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, यही इंस्टीट्यूट को पसंद आता है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट को एक कॉम्बिनेशन में मिक्सचर बनाना बहुत पसंद आता है। भेलपुरी बहुत पसंद है इंस्टीट्यूट को। ठीक है, कैसा भेलपुरी? ये बोलेगा देखो ये मेरे पास ना इतने शेयर के एप्लीकेशन आए, तो इसमें से ना इतने शेयर्स के लिए डायरेक्टर्स ने मतलब पूरा दे दिया, मतलब 100% इशू कर दिया, और उसके बाद ये जो कुछ शेयर्स है हमारे पास उसके बदले में ना हमने प्रोराटा दिया, और कुछ शेयर्स को ना हम लोगों ने रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कॉम्बो पूरा मस्त एक खिचड़ी बना देंगे, भेलपुरी बना देंगे और वो दे देंगे। ठीक है, तो ये जो आता है
ये इंस्टीट्यूट को ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, ऐसा सब है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, प्रोराटा प्रीमियम। ये इधर भी, ये तो सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं, इधर का भी, इधर में सबसे ज्यादा गड़बड़ कहा था, एट पार में टेंशन ही नहीं है, गड़बड़ कहा है एट प्रीमियम। तो दोनों जगह की गड़बड़ इश्यूज उठा लेते हैं, इधर ओवर सब्सक्रिप्शन, इधर का प्रीमियम, ये दोनों को मिला के मस्त भेलपुरी बनाएंगे और आपको दे देंगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब इस पे से क्या आएगा ये तो नहीं मालूम, चांसेस किसके ज्यादा है ये मैंने बता दिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट को क्या पसंद आता है ये मैंने बता दिया, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है, हमें पढ़ाई करते वक्त ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। ओके रेडी, अभी शुरू करते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। तो धीरे धीरे हौले हौले जाएंगे जर्नल एंट्री में। कल वैसे शुरू कर दिया था, थोड़ा सा बता दिया था मैंने आपको, अब मैं एक एक करके जाता हूं। सबसे पहले मैं इस चीज पे फोकस करता हूं, रेट पे फोकस करते हुए आपको बता देता हूं कि जर्नल एंट्री कैसा होगा, ठीक है, एट पार एट प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद हम प्रोराटा में आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आगे बढ़ते वक्त कैसा एज्यूम करूंगा कि मान के चलूंगा कि पहले हमने इंस्टॉलमेंट्स नहीं लिए, मतलब पूरे पैसे एक साथ ले रहे हम लोग, ठीक है, ऐसा एज्यूम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले में आएंगे। तो एग्जाम में इंस्टॉलमेंट वाला ही आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन चांसेस उसी के ज्यादा है। लेकिन पहले हम लोग पूरा एक साथ मिल गया ऐसा मानते चलेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं वन बाय वन टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमने 10 लाख शेयर्स इशू किए, अलग अलग किस्से देखने अभी, ठीक है। 10 लाख शेयर्स इशू किए, फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है। पेपर में राइटिंग मैटर करता है क्या? राइटिंग मैटर करता तो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि राइटिंग मैटर नहीं करता। कहने का मतलब देखो, हमारे अकाउंटिंग में भी प्रेजेंटेशन का रोल है, राइट। ऐसा नहीं कि कैसे भी प्रेजेंट कर दो, प्रेजेंटेशन का बिल्कुल एक रोल है। जैसे आप कंपनीज में देख रहे हो, तो कंपनीज में अगर आपने फॉर्मेट ही बदल दिया, कंपनीज एक्ट हमें कुछ फॉर्मेट फॉलो करने के लिए कहता है, मैंने फॉर्मेट ही बदल के रख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देयर इज अ प्रेजेंटेशन पैटर्न जो हमें फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। सो वो मैटर करता है। हाँ, आप अगर बात करो हैंडराइटिंग की, तो डिपेंड करता है, हैंडराइटिंग से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूट जो पेपर चेकर्स होते हैं उनके खुद के मालूम रहता है, उनको खुद को मालूम रहता है। मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी एक जन से बात हो रही थी, ठीक है, बहुत सीनियर पर्सन है, बहुत ज़्यादा सीनियर पर्सन है। सो ही उनके पास भी पेपर्स चेक होने के लिए आते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पेपर चेक होने के लिए किस किस के पास जाते हैं ये बात अगर स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, यू नो। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे, बोला यार पेपर चेक करते वक्त ना सच में, मतलब पहले कुछ पेजेस ऑफ द पेपर इतने प्यार से लिखे रहते हैं यार, हर एक बंदे को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद के कुछ पेजेस मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, लेकिन मुश्किल के साथ समझ में आ जाता है, समझ लेते हैं हम लोग। उसके बाद के पेजेस ऐसे होते हैं जो मेरे को पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आता, वो खुद वो स्टूडेंट ही समझ सकता है, जिसने लिखा वही समझ सकता है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है। एंड आखिरी के कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो मेरे को तो छोड़ो, वो स्टूडेंट को खुद को भी समझ में नहीं आता कि उसने क्या लिखा है, ठीक है। सो ये जानते हैं सभी लोग, पेपर चेकर सभी जानते हैं, वो लोग भी इस स्टेज से गुजरे हुए हैं, उनको भी मालूम है कि आपका हैंडराइटिंग वगैरह में फ़र्क पड़ जाता है, प्रेजेंटेशन वगैरह में फ़र्क पड़ जाता है, ये सब होता है। लेकिन वो लोग एक तरफ से तैयार रहते हैं कि यार ये ऐसा ऐसा कुछ तो भी होगा, तो वो तैयार रहते हैं, उस हिसाब से ही आपके मार्किंग पैटर्न होते हैं। सो दोस्तों देखो, राइटिंग में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैटर करते, कुछ चीजें मैटर नहीं करते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के मन में रहता है, सर मेरे को ना जो टेबल बनाना है वो ना पेंसिल से ही बनाना पड़ता है। नो, पेन से भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। सर मेरे को ना स्केल से एकदम 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 ऐसा लेके बैठे, नहीं यार एंगल थोड़ा सा नहीं गलत है, 1 मिनट ऐसा है, बराबर है क्या, हाँ आप स्केल। यार ये सब चीजें मैटर नहीं करते, लाइन सीधा है टेढ़ा है डजंट मैटर। देखो मैं इतने दिनों से आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट बनाना है सीधा ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर में है मेरे पास, कहीं तो भी इधर है बाजू में, ये है शायद से, नहीं ये नहीं है, ये है, हाँ ये ऐसा कुछ तो भी ऐसा शेप आता दिख रहा है। तो मैं चाहूँ तो अकाउंट ऐसा बना सकता हूँ, एकदम मस्त एक लाइन में आएगा, ये भी बिगड़ा,
यार मेरा प्रॉब्लम ये सीधा आता ही नहीं कभी लाइन। हाँ ओके, तो ऐसा भी बना सकता हूं मैं, है ना, लेकिन मैं बनाता नहीं हूं क्योंकि डजंट मैटर, भाड़ में गया यार, ये सब चीजें मैटर नहीं करते, ये पेपर चेक करने वाला भी जानता है, ठीक है। वॉट ही वॉन्ट्स टू सी इज द कॉन्टेंट इनसाइड एंड वॉट यू वॉन्ट टू से, आपके दिमाग में कितना क्लैरिटी है, ये चेक करना चाहता है वो। तो ये इधर ऐसा लाइन अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना, फर्क नहीं पड़ता, चलता है, ठीक है। सो वो जो हमारा पुराना टेक्निक है ना, पेज को फोल्ड मारने का, फिर बीच में एक लाइन खींच दो, चलेगा, कोई इशू नहीं, बिल्कुल मार्क्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें जरूर मैटर करते हैं, जैसे आपने कंपनी का नाम, एंटिटी का नाम लिखा है कि नहीं, क्योंकि ये देखा जाता है कि आप एंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि नहीं, कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंट बराबर बनाए हैं कि नहीं, ये रूलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अकाउंट बराबर डेबिट क्रेडिट बराबर किया है कि नहीं, फिर रीजनेबल वर्किंग नोट आपने बनाए हैं कि नहीं। आपने कैलकुलेशन तो कर दिया, लेकिन वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में था, उनको कैसे समझेगा कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो आपको वर्किंग नोट, एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, वो वर्किंग नोट में आपको दिखाना चाहिए। सो दीज थिंग्स मैटर, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपने किए तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके 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 ओके, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। सो 10 लाख शेयर्स इशू किए, फेस वैल्यू 10 रुपए का है, ठीक है। ओके, ये कॉमन डेटा ले रहा हूं, अब मैं अलग अलग केस में अलग अलग बात बताते हुए चलूंगा, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। वेरी सिंपल, केस 1, ठीक है। पहले मैं रेट के बारे में बता रहा हूं, इशूड एट पार, इशूड एट पार, ठीक है, पहला, ठीक है, ये तो है। और दूसरा नंबर्स के बारे में कह रहा हूं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। दो बातें देखना है ना मुझे, रेट क्या है और कितने शेयर्स के एप्लीकेशन मिले। तो इट इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशूड एट पार, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो ऐसा सिचुएशन रहा तो फिर हमारा जर्नल एंट्री बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कल मैंने आपको बताया था। अब यहां पर ना मैं आपको दो हिस्सों में डिवाइड करके बता देता हूं, थोड़ा इजी है लेकिन फिर भी दो हिस्सों में डिवाइड करके बता देता हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है, इतना सीधा कैसे है, अच्छा ये दबाया था मैंने, ठीक है। हाँ, वही बोला कि यार मेरे से तो कभी सीधे लाइन आते ही नहीं, टेढ़े ही होते हैं, ऐसा कैसे आ गया, वो एक फीचर दबा के रखा था मैंने, उससे सीधा हो गया। चलो, सो इशूड एट पार एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओके। चलो आराम से, इफ दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, इफ दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कैसा रहता है, अब पहले से डिसाइड करके रख लो, ये मेरे दोस्त है, ये मेरा दोस्त, ये मेरा जिगड़ी दोस्त, ये मेरा सब जिगरी दोस्त, ये मेरा जिगड़ी दोस्त का जिगड़ी दोस्त, ठीक है। ऐसे अलग 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 ऐसे दोस्त होते हैं, दोस्तों को मिला के या फैमिली के मेंबर्स मिला के वी आर गोना क्रिएट अ कंपनी। तो मेंबर्स कौन होंगे इसके, शेयर होल्डर्स कौन होंगे इसके, ये पहले से डिसाइडेड होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप सीधा कंपनी के बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी सीधा बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, जितने पैसे आए, और सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर सकते हो, अगर ये पहले से डिसाइडेड है कि जिनके पैसे आएंगे इनको ही शेयर दिए जाएंगे। ये पहले से ही डिसाइडेड है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग एक प्रोसेस करेंगे कि कितने एप्लीकेशंस आए, चेक करेंगे, फिर अलॉट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही डिसाइडेड है सब। तो जनरली प्राइवेट कंपनी कैन डायरेक्टली पास दिस काइंड ऑफ एंट्रीज, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, सीधा बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना, 1 करोड़ 1 CR, ठीक है, टू शेयर कैपिटल 1 CR, काम खत्म। लेकिन इफ दिस इज अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी में हमने जिस डेट में इशू किया उसी डेट पे एप्लीकेशन आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं रहता। एप्लीकेशन किसी और डेट में आता है, एप्लीकेशन जिस डेट पे आए उसी डेट पे अलॉटमेंट हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं होता। एप्लीकेशन एक डेट में आया, अलॉटमेंट किसी और डेट पे हुआ, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे एक एक ट्रांजैक्शन हो रहे वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैसे मिलने की एंट्री, इशू करने की कोई एंट्री नहीं होती, वहां पे पैसे नहीं आए, ठीक है, लेकिन पैसे मिलने की एंट्री करेंगे। कंपनी में जो शेयर लेते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है, दे बिकम द शेयर होल्डर, दे बिकम द ओनर, ओनर बनते हैं भाई, ठीक है। ओनर बनने से फायदा क्या है कि एक तो उनको आगे चल के प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, है ना, डिविडेंड जिसको हम लोग कहते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है। उसके अलावा दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट,
ठीक है, तो वो सब है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको प्रेजेंट करता है आगे चल के क्या क्या परफॉर्म हुआ, कैसा हुआ। एंड उसके अलावा एक चीज और है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करके रखे तो वो शेयर का भी एक मार्केट पे वैल्यू होता है, शेयर मार्केट में, है ना। तो वो वैल्यू आप लोग जानते हो कैसा ऊपर नीचे जाते रहता है, तो वहां से फायदा आपका हो सकता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स एज अ शेयर होल्डर। ठीक है, चलो लौट आते हैं। तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या होगा, यहां पर जिस डेट में पैसे मिले उस डेट में ये बैंक को डेबिट करेंगे, लेकिन इस डेट में ही ये शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। ये मैंने कल ही आपको बताया था। क्यों नहीं करेंगे, इसमें एक बार दोबारा आप सोच के देखो, लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि भैया बैंक को डेबिट किया, लेकिन राइट नाउ मैं इसे शेयर कैपिटल में क्यों क्रेडिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राइट नाउ मैं श्योर नहीं हूं कि मैं आपको पूरे अलॉट करने वाला हूं कि नहीं। ठीक है, आज के डेट पे सिर्फ पैसे आने की एंट्री कर रहा हूं, दैट्स इट। जब तक ये श्योर नहीं हुआ कि मैं आपको इशू करने वाला हूं, तब तक के लिए यू विल जस्ट बी एप्लीकेंट्स। इसलिए आपका एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो मैं 1 करोड़ रुपए बैंक को डेबिट करूंगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। कई बार ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा अकाउंट बनता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा भी नाम दिया जाता है। दोनों चलते हैं, डोंट वरी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पे आपने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दिया या उसकी जगह पे शेयर एप्लीकेशन लिख दिया, मॉड्यूल में लिखा है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपके सॉल्यूशन में आपने शेयर एप्लीकेशन लिख दिया, तो हाँ वो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का, कोई मार्क्स नहीं कटते उससे। ठीक है, नॉट अ बिग डील, चलता है, बिल्कुल चलता है। ठीक है, चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, या सिर्फ से शेयर एप्लीकेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, और उसके बाद जब अलॉट कर दिए जाएंगे, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट भी ध्यान देना है, जिस दिन पैसे मिले उस दिन बैंक वाली एंट्री, जिस दिन अलॉट किया उस दिन अलॉटमेंट की एंट्री। क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट के डेट में इस अकाउंट को क्लोज करने का है, इसको खत्म करने का है, तो खत्म कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अरे क्या लिख रहा हूं मैं भी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 CR टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 1 CR, सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, यस। अब यहां पर मैंने शेयर कैपिटल लिखा है, सिंपल सा है। अगर ये इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों में एंट्री सेम, बस नाम बदलेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर्स के केस में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस बाकी एंट्री सेम, सिंपल, बरोबर। ओके, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट केस कहाँ गया भैया, हाँ केस 2, केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या कर लेते हैं अपन, मान के चलो इशूड एट पार। ठीक है, इशूड एट पार, ओके। एक काम करते हैं, रुको, इशूड एट पार नहीं, इस बार अपन एक दूसरा एक चीज देखते हैं, इसको लिखते हैं इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम देखते हैं। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, डिपेंड करता है कि कैसा आपका मेंटालिटी है ना। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी वालों की मेंटालिटी अलग है, क्योंकि मालूम है कि यही लोग शेयर होल्डर बनने वाले हैं। ये क्या करेंगे, सीधा बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जितने पैसे आए। अब कितने पैसे आए, इशूड एट प्रीमियम ना, तो मान के चलो ये 10 + 2 ऐसा कुछ हुआ है। 10 + 2 का मतलब हुआ 10 रुपए है फेस वैल्यू और 2 रुपए है प्रीमियम। ठीक है, तो 10 + 2 में हमने इसको इशू किया। ओके, चलो भैया, तो 10 लाख शेयर्स थे, कॉमन डेटा है ना। तो बैंक अकाउंट को मैं कितने से डेबिट करूंगा, 10 लाख शेयर्स पे मुझे 12 मिले, 10 का 12 है ना। तो मुझे कितने पैसे मिले, 12 लाख नहीं 12 लाख कहाँ लिख रहा हो यार, 1,20,00,000 बरोबर। हाँ, ये जीरोस का ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, 1,20,00,000 है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 करोड़। ठीक है, शेयर कैपिटल को उतने से ही लिखूंगा जितना उसका फेस वैल्यू है, नॉट मोर देन दैट। 20 लाख एक्स्ट्रा मिले हैं। ओ क्या हो गया, ये मैंने नहीं किया, खुद ब खुद हुआ, कंप्यूटर कुछ तो भी करते रहता है अपने मर्ज से। ठीक है,
हाँ, तो ये 20 लाख, ठीक है, ये जो 20 लाख है, व्हाट इज दिस? दिस इज सिक्योरिटीज। यार वो शेप्स को ऑफ करना पड़ता है शायद, कुछ तो भी अपने मन से किए जा रहा है कंप्यूटर। हाँ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सो ये लोग क्या करेंगे, पहले पैसे मिले इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? पूरे, अगेन 12 लाख निकले जा रहा था, सॉरी, 1 करोड़ 20 lakhs, ठीक है, बराबर लिखा ना, हाँ, 1 करोड़ 20 lakhs, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ नहीं, जब तक अलॉट नहीं किया तब तक कुछ नहीं, तब तक के लिए यू आर जस्ट एन एप्लीकेंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, आपके अकाउंट को क्रेडिट करके रख दिया। मैं क्या दिखा रहा हूं यहां पे इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखना, मैं कंपनी हूं, मैं क्या दिखा रहा हूं कि मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए आए, क्या कहां से आए? आपके पास से आए, शेयर एप्लीकेशंस, ठीक है। सो दिस मनी इज विथ मी बट दिस बिलोंग्स टू यू, आई एम रिकॉग्नाइजिंग माई ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स यू, ठीक है। अभी तक मैं आपको शेयर होल्डर के नजरिए से नहीं देख रहा हूं, आई ओ एन ऑब्लिगेशन एज एन एप्लीकेंट, आपके पैसे मेरे पास आए जिसको मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं बाय रिकॉग्नाइजिंग माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू, गेटिंग दिस? क्रेडिट टू हुम मनी इज पेएबल, हेंस आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया, पर्सनल अकाउंट का सीधा सीधा रूल, ठीक है, ओके। आगे चल के जब अलॉट हुआ तब शेयर एप्लीकेशन को करूंगा डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो भैया शेयर एप्लीकेशन को कर दूंगा डेबिट 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, टू शेयर कैपिटल कितना? 1 करोड़, ठीक है, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 लाख, ठीक है। यहां पे मैं केस थोड़ा बदल रहा हूं, इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स, ठीक है, एट 10 ईच, फेस वैल्यू पे इशू किया यानी एट पार, ठीक है। एप्लीकेशंस मिले हैं 1,25,000 शेयर्स के लिए, ओवर सब्सक्राइब हुआ, 1 लाख शेयर्स के बदले में 1,25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 1,25,000 शेयर्स, ठीक है। अब हमको डिसाइड करना है क्या करना है, तो डिसीजन में प्रोराटा भी एक चॉइस है लेकिन एकदम से उसमें नहीं जाएंगे। सो लेट अस अज्यूम कि हमने एक्सेस एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिया। अब किसको रिजेक्ट किया, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन है, वो देखेंगे कि यार ये छोटा भीम है, इसका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, ये जग्गू बंदर है, इसका एक्सेप्टेड, ये राजू है, इसका एक्सेप्टेड, ये कालिया का रिजेक्ट, ये ढोल बोलू का रिजेक्ट, गेटिंग दिस? तो डिपेंड्स, आपकी मर्जी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। आपको वो सब नहीं सोचना है, वो सब तो प्रैक्टिकल बात है। यहां पर 25,000 शेयर एप्लीकेशंस, 25,000 शेयर के एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, ठीक है, सीधा सीधा, ओके। चलो सिंपल है, ये पहले वाले जो हम लोग कुछ केसेस देख रहे हैं ना, ये सब नहीं आने वाले एग्जाम में, ये सिर्फ एक मतलब ऐसा समझ लो कि अपन वार्म अप कर रहे हैं, बस, ये सब नहीं आने वाले, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। चलो लिख लिया सबने, क्वेश्चन लिख लिया? शायद मलिक, कि हम लोग पार वाला ही देख रहे हैं अभी, ठीक है। एक पार वाला दिखा दीजिए, तो मैं पार वाला ही बता रहा हूं, ठीक है, 10 रुपए का ईच, ठीक है, ओके। चलो लेट्स सी, सबसे पहले जिस डेट में मुझे एप्लीकेशन मिला, ठीक है, सो मुझे मान लो 5 तारीख को मेरे पास एप्लीकेशन के पैसे आए, 5 तारीख को, 5 ऑफ जून, ठीक है, 5 जून को एप्लीकेशन के पैसे आए, तो 5 जून को मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे हैं मेरे पास? मेरे पास 1,25,000 शेयर्स के पैसे आए, डोंट फॉरगेट दैट। मेरे पास पूरे 1 लाख शेयर्स के पैसे नहीं आए, मेरे पास 1,25,000 शेयर्स के पैसे आए, क्योंकि एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 125,000 शेयर्स। सो 125,000 इंटू 10, अब पूरा पार पे इशू कर रहे हम लोग, तो 125,000 इंटू 10 यानी कितना हो गया? कितने पैसे आए मेरे पास? मेरे पास आए पूरे 12,50,000, ठीक है।
इसको मैं क्रेडिट कहां करूंगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, ठीक है। सो आई रिसीव 12,50,000 बैंक में पड़े हुए हैं एंड एक्नॉलेज माई ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू 12,50,000, ठीक है। दिस इज व्हाट आई डिड, ओके। अकाउंटिंग के जरिए आप कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिख रहे हो, ठीक है। अगर आपको अकाउंटिंग करना आ गया, यानी आपको डेबिट क्रेडिट करना आ गया, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि आपने क्या इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब आपको अकाउंटिंग नहीं आया, ठीक है। यह बात याद रखना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल इस चीज का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है कि लोगों को यह मालूम है कि जर्नल एंट्री क्या पास करना है, कैसे, जैसे ट्रांजैक्शन है पट से बताते, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट, पट से बताते, वो आंसर बिल्कुल आता है उनको। लेकिन अगर उनको पूछा कि बेटा इसमें क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ब्लैंक क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना नहीं आया तो आपको अकाउंटिंग नहीं आया, ठीक है। दो चीजें हैं, अकाउंटिंग क्लर्क लेवल पे भी होता है और अकाउंटिंग का एक मैनेजरियल लेवल भी होता है। अगर आपको वो क्लर्क लेवल अकाउंटिंग की बात करनी है तो ठीक है, जर्नल एंट्री पास करना आ गया, काफी उतना, ठीक है। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बुक कीपिंग आ गया ना, चलता है। कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, उतना आ गया ना, चलता है। लेकिन अगर मैं मैनेजरियल लेवल की अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो वहां पर लिखना आना तो छोड़ो, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन देयर, ठीक है। वो लेवल तक पहुंचना है धीरे धीरे। चलो ये हुआ। तो अब ये तो पैसे मिलने की एंट्री है, ठीक है। अब अलॉट जब किया तब हमने डिसाइड किया कि 1,00,000 शेयर्स के जो भी एप्लीकेशन से चुन चुन के हमने निकाला होगा और उनका हमने पूरे शेयर्स अलॉट किए होंगे और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया होगा। तो एंट्री क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मेरे को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से? जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही, ठीक है, ओके। इसमें से कैन आई से कि 25,000 शेयर एप्लीकेंट्स को मैंने पैसे लौटा दिए। इसका एंट्री क्या करूंगा? टू बैंक, पैसे जा रहे है ना। तो 25,000 शेयर्स के 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे गए? 2.5 लाख गए। सो टू बैंक 2.5 लाख जमा, ओके। बाकी के 10 लाख क्या है? ओ यार, बाकी के 10 लाख मेरे कैपिटल है, तो बाकी के 10 लाख मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे अगर आप चाहो तो शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, चलेगा, बिल्कुल, दोनों ही अलाउड है। मेरे को स्पेस प्रॉब्लम था इसलिए मैंने सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिख के रखा, ठीक है। आप अगर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि मॉड्यूल ने वैसा लिखा हुआ है। बाकी चलता है, दोनों है, ठीक है। लिखना हो जाए तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये सब चीजें ऐसे चीजें चल रहे हैं जो मेरे ख्याल से मेरे कॉमर्स वाले जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो, उन लोगों ने शायद ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यू नो अबाउट दिस, ठीक है। ये आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके लिए लिखने वाला तो कुछ नया काम का नहीं आ रहा है, एंट्रीज ट्रांजैक्शंस कुछ नए नहीं आ रहे हैं। शायद से मैं जो बोल रहा हूं उसमें कुछ आपको नया सीखने मिल रहा होगा, क्योंकि 11th-12th में जनरली हम इतना सोचते थोड़ी है ना। चलो ठीक है। खैर, अगर मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि हम लोग 11th-12th से ही अगर सोचना शुरू कर दे, 11th से ही अगर हम लोग सीरियसली लेना शुरू कर दे सब चीज़ें, तो जस्ट एक बार इमेजिन करो आपका फाउंडेशन का जर्नी कितना स्मूथ हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही एक मिशन से वी-स्मार्ट एकेडमी हम लोगों ने यहाँ पर एक मिशन में उतरे हुए हैं। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ 11th-12th स्टूडेंट्स नाउ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहोगे कि मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आप जैसा कहो वैसा कहो, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है। मार्केटिंग कुछ हद तक मार्केटिंग ज़रूरी भी हो गया आजकल, बोलना भी ज़रूरी हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी द बैच हैज़ बिगन। 12th का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूट्यूब पे उसके 10-15 लिंक आ रहे हैं और उसके बाद वो प्राइवेट हो जाएगा जैसा अपना हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन है जेन्युइनली, ये आप लोग अगर मेरे से इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अल्टीमेटली माय इंटेंशन इज कि फाउंडेशन में जब भी आप आओगे आप लोगों का एक स्मूथ जर्नी होना चाहिए। तो मेरा वही इंटेंशन है कि 11th-12th में जिस तरह से एक काफ़ी जगह पे चल रहा है कि सिर्फ रट रट के आगे बढ़े जा रहे हैं, तो वहाँ जाने की जगह 11th और 12th से ही आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाए कि फाउंडेशन में आके एकदम स्मूथ हो जाए सब चीज़ें, ठीक है।
ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं दिस नीड्स टू बी स्प्रेड। ये जो हमारा इंटेंशन है, ये जो हमारा मिशन है, ये मिशन सब जगह फैलना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को भी ये बात बता रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर मौका मिले तो आप लोग भी इस बात को स्प्रेड कीजिए। एंड अगर आप लोगों को भरोसा हुआ है, ऐसे ही नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलना मतलब मैंने बोला इसलिए बोल दिया, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों को सच में ऐसा भरोसा हो रहा है, इतने दिनों से जो आप लोग पढ़ रहे हो, इससे आप लोगों को सच में ये भरोसा हो रहा है कि नहीं यार, ये अभी सर अगर कुछ बोल रहे हैं तो नॉलेज देंगे सच में, अगर ऐसा लग रहा है तो ही इस बात को आगे बढ़ाना। अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे क्या है यार ये सर तो कुछ भी कर, तो मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। चलो ये हो गया, ओके बड़े आगे आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट केस, ठीक है। नेक्स्ट केस में आप लोग पहले केस का नाम लिखो, ये मत लिखना, पहले रुको, पहले केस का नाम लिखो, पहले केस का नाम लिखो ऐसा कि मनी कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। केस जो भी है नेक्स्ट कौन सा है, 4, 5 जो भी है, वहां पे लिखो मनी कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स, लिखा, ओके। उसके आगे लिखो इशूड एट पार एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड, issued at par and fully subscribed, ठीक है। चल अब ये लिखना शुरू करो, issued at par and fully subscribed, ये लिख लिया, अब इस लिखना शुरू करो। तो हमने इशू किए 1 लाख शेयर्स एट पार, यानी 10 रुपए के ही है, लेकिन इसको कलेक्ट कुछ ऐसा करेंगे, लिख लो। हम लोग कैसा कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए है ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल और 1.5 रुपए ऑन सेकंड कॉल, 10 हो गए बराबर। अब मैंने क्या कहा, फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब एप्लीकेशंस 1 लाख शेयर्स के थे तो 1 लाख शेयर्स के ही एप्लीकेशंस आए बरोबर, और फुल्ली सब्सक्राइब मतलब पूरे एक्सेप्ट भी कर लिए, कोई रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। ओके चलो एक एक करके एंट्री पास करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो पैसे मिलने की एंट्री करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पैसे मिलने की एंट्री करेंगे, यानी 2.5 रुपए मिले। ध्यान से, मेरे पास जब मैं पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करता हूं, आई विल लुक एट कि मुझे कितने शेयर्स के एप्लीकेशंस मिले, ठीक है। उसके बाद से एक बार शेयर्स अलॉट कर दिए, उसके बाद से सारे कैलकुलेशंस होंगे फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्या कहा, पहला चीज, कोई एक टेबल वेबल के चक्कर में नहीं जाना, अभी टेबल बनाना है, बिल्कुल टेबल वेबल बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम उस पर डिपेंडेंट ना हो, दिमाग में लाओ। जब पहली बार मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं तो मैं उतने शेयर्स के लिए एंट्री पास करूंगा जितने के लिए मेरे पास एप्लीकेशंस है, लेकिन उसके बाद से मेरा सोचना हो जाएगा ओनली टुवर्ड्स दोज मेनी नंबर ऑफ शेयर्स जितने मैंने अलॉट किए। धीरे धीरे हौले हौले ये दिमाग में जाएगा। चलो तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशंस की एंट्री कर रहा हूं, तो एप्लीकेशन में कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे, कहना है 2.5 रुपए बराबर। चलो तो कितने शेयर्स के एप्लीकेशन है, 1 लाख शेयर्स के, तो पूरे 1 लाख शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से कितने पैसे आए, 2.5 लाख रुपए। एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2.5 लाख, ठीक है। मान के चलो 5 तारीख को पैसे मिले, तो ये एंट्री हमने 5 तारीख को किया, मैंने यहां पे डेट नहीं दिया इसलिए अज्यूम कर रहा हूं। अब इसके बाद हम लोगों ने 12 तारीख तक डिसीजन कर ले लिया, मतलब एप्लीकेशंस के पैसे जो भी आए थे उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया और हमने अलॉट कर दिया। 12 तारीख को एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, तो 12 तारीख को लेट अस अज्यूम कि सारे अलॉट हुए, लिखा ही है वैसे भी। सो एज अ रिजल्ट एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो कल थियरी बता रहा था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो आप लोग। ये 2.5 लाख क्या है, कहना है दिस इज द पेड अप कैपिटल बराबर। यही 2.5 लाख अभी तक का कॉल्ड अप कैपिटल था, राइट, और यही कैपिटल पेड अप कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल कितना है बताओ सर, व्हाट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल है पूरे 10 लाख रुपए,
1,00,000 इंटू 10, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 1,00,000 इंटू 10, 1,00,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए इंटू 10, 10 लाख। लेकिन क्या मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पूरे 10 लाख का शेयर कैपिटल दिखा रहा हूं? क्या मैं अपने ऑब्लिगेशन को 10 लाख से रिकॉग्नाइज कर रहा हूं? नो, मैं कितने से कर रहा हूं? 2.5 लाख से। यानी जितना अभी तक मैंने कॉल किया उतने से ही मैं शेयर कैपिटल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करूंगा। जा रहा है बात दिमाग में? अच्छा, इशूड कैपिटल भी 10 लाख है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, इशूड कैपिटल भी 10 लाख है। लेकिन ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख नहीं है, ऑथोराइज कैपिटल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो वाइल राइटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन दिखाना पड़ता है। यू हैव टू शो दैट इतना ऑथोराइज कैपिटल है, इतना इशूड है, इतना सब्सक्राइब्ड है, और वहां उसके बाद से हमारा एक्चुअल जर्नी शुरू होता है। सब्सक्राइब के बाद से उसमें से इतना ही हमने कॉल किया, तो वो हमें शेयर कैपिटल के फॉर्म में नजर आएगा। उसके आगे का तो धीरे धीरे देखोगे, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, अभी देखोगे एक एक करके, ठीक है। तो वो थियरी जो बताया था उससे लिंक करते हुए चलना, ठीक है। चलो, ये हो गया, डन। ओके, आगे एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन का एंट्री पूरा डन, ठीक है। अब एप्लीकेशन हो गया, नेक्स्ट अलॉटमेंट। एप्लीकेशन हो गया तो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 2 रुपए मिल रहे हैं, और ठीक है, पर शेयर 2 रुपए। तो हमारे पास 1 लाख शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए मिलेंगे। एंट्री क्या होगा, ध्यान से। अब पहली बार जब मैं एप्लीकेशन के वक्त की जब मैं बात करता हूं, तो मेरे पास पहले पैसे आते हैं, फिर मैं डिसीजन लेता हूं कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन अब डिसीजन ले जा चुका है, इसलिए अब मेरे पास पैसे बाद में आएंगे, पहले मैं पैसे मांगूंगा। तो अब उल्टा होगा, अब पैसे मांगने की एंट्री पहले आएगी, उसके बाद पैसे मिलने की एंट्री आएगी, ठीक है। तो पहले मैं पैसे मांगूंगा, यानी इसी को हम कहते हैं ड्यू की एंट्री, ठीक है। तो पहले पैसे मांगूंगा, पैसे किससे मांगूंगा? ये शेयर होल्डर से ही मांगूंगा ना, ठीक है। तो यहां पे शेयर होल्डर्स का एक और अकाउंट बनेगा, क्योंकि बात को समझने की कोशिश करो। यहां अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे ले रहा हूं, तो मुझे अकाउंटिंग करते वक्त क्लियर भाषा में समझ में आना चाहिए कि मैं कौन से इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? यहां पे एप्लीकेशन का एक इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट का एक इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट कॉल का एक इंस्टॉलमेंट है, सेकंड कॉल का एक इंस्टॉलमेंट है। तो कौन से इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास चॉइस ये है कि जब मैं पैसे मांग रहा हूं, हो सकता है उस वक्त मैं आपको सिर्फ शेयर होल्डर कह के पुकारूं, लेकिन उससे क्लैरिटी नहीं आ रहा कि मैं कौन से इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं। दैट इज वाई वी ओपन द नेम इन द नेम ऑफ द स्टेज, जिस स्टेज के मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। सो एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल में मैं दिखा दूंगा एंड आई विल शो इट एज रिसीवेबल फ्रॉम यू। सो देखो एंट्री क्या किया मैंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं शेयर कैपिटल दिखा दे रहा हूं कि यस दिस इज माय कॉल्ड अप मनी, कितना, और 2 लाख रुपए मैंने कॉल किए, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, मतलब और 2 लाख रुपए मैंने कॉल किए, बट दिस मनी इज स्टिल नॉट रिसीव्ड, इट इज रिसीवेबल फ्रॉम यू ऑल। So share allotment account is also a representative personal account. It represents the account of all the shareholders this time, not the applicants. Not the applicants. This time it represents the account of the shareholders from whom the allotment money is receivable and hence मैंने आपके account को debit किया. So share allotment account debit 2 लाख रुपए to share capital. ठीक है, ये हुआ ड्यू, पैसे मांगे। अब पैसे मांगे तो कुछ दिनों बाद जब पैसे मिल जाएंगे, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, बराबर। आपसे रिसीवेबल दिखाया था ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करके आपसे रिसीवेबल दिखाया था, अब पैसे मिल गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, काम खत्म। आगे अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद फिर से अब हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल करेंगे, मतलब कॉल करेंगे वो नहीं रे बाबा, शेयर का कॉल करेंगे, ठीक है। हाँ, तो शेयर का फर्स्ट कॉल कितने से करेंगे, 4 रुपए प्रति शेयर से, यानी 1 लाख इंटू 4 लाख का कॉल है, ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री मतलब शेयर कॉल से भी हम लोग कैपिटल को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड आई विल शो इट एज रिकवरेबल, रिसीवेबल फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का यूज कैसे कर रहे हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, गेटिंग मी। अकाउंटिंग करते वक्त हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, क्यों आर्ट है, देखो यार द ब्यूटी, जस्ट लुक एट इट। आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, क्यों डेबिट कर रहे हो, यहां पर ना सिर्फ मैंने शेयर होल्डर्स की बात किया, मैंने इंस्टॉलमेंट के स्टेज की भी बात कर दिया, अकॉर्डिंगली मैंने आपका नाम रखा वहां पे।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मैं चाहता तो मैं शेयर होल्डर्स अकाउंट नाम भी रख सकता था, कुछ भी नाम रख सकता था, लेकिन वो नाम से क्लैरिटी नहीं आती थी जितना क्लैरिटी इस नाम से आ रहा है। समझ रहे हो बात को? ओके, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री पास किया। अब पैसे मिले, जब भी पैसे मिलेंगे व्हिच बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय क्रेडिटिंग इट। देखो हो क्या रहा है, आपने पहले शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया, बाद में शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तो क्लोज हो गया ना, कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, बैंक डेबिट हुआ और शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, है ना। सर तो यही एंट्री पास कर देते, हाँ बिल्कुल कर देते, लेकिन यार ये अलग अलग वक्त पे हुआ ना, हमने मांगे किसी और डेट पे, मिले किसी और डेट पे, है ना। इसलिए जिस दिन मांगे उस दिन पहला वाला एंट्री किया और जिस दिन मिला उस दिन दूसरा वाला एंट्री किया। ठीक है, ये सब बातें क्लियरली बता रहा हूं मैं, क्योंकि कैसा है कि आई नो आप में से बहुत सारे जन ऐसे रहेंगे जिनके दिमाग में ये बात क्लियरली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाती, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में क्लियर नहीं रहता, तो मुझे मालूम नहीं अभी किसके दिमाग में घुसा नहीं गया, ये ऑनलाइन में तो और समझ में नहीं आता, फेस टू फेस पे शक्लें देख के तो भी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर ले रहा हूँ, अगर इन केस अगर कोई क्वेरी रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाए। जम गया ये भी। चलो अभी सेकंड कॉल की एंट्री करो सब लोग, लास्ट वाला। सिंस दिस इज द फाइनल कॉल, इसलिए वैसे चलता है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट भी बोला तो भी चलता है, लेकिन इट्स बेटर इफ वी कॉल इट एज शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। पॉइंट इज कि एंट्रीज आर गोना बी द सेम, एंट्रीज यही रहने वाले हैं। आगे चल के जो भी सिचुएशन आएगा ना, उससे सिर्फ अमाउंट में फर्क पड़ेगा। तो आगे चल के स्पेशली प्रोराटा लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है सबके मन में, तो वो जो प्रोराटा जब मैटर है उससे सिर्फ अमाउंट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एंट्री वाइज यही रहने वाला है। हाँ, कुछ और एडिशनल एंट्रीज हम लोग को देखना है, जैसे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, वो देखना बाकी है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यही बता रहा हूं, जो प्रोराटा को लेके सब लोगों के मन में जो कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारा टेंशन रहता है प्रोराटा को लेके, तो मैं उसी के बारे में आपको कह रहा हूं कि उसको लेके जो कंफ्यूजन है, जो गड़बड़ है, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को लेके है, ठीक है। वो गड़बड़ एंट्रीज को लेके नहीं है, एंट्रीज इज ऑलवेज गोना रिमेन द सेम, ठीक है। चलो एक बार आपके तसल्ली के लिए मैं यहां पर ना एक बार बताते हुए चल रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को आप लोग हेल्प करना विद द अमाउंट, ओके। आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प करना विद द अमाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्रीज अभी आपने लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जर्नी कैसा हुआ, पूरा ये जर्नी कैसा हुआ। देखो ध्यान से देखना, 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, 10 रुपए के थे, बराबर। तो मैंने पहले क्या किया, देखो पहले मैंने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसे जमा करके रख दिए, है ना। देखो ऐसा कुछ हुआ था शायद से, मैंने बैंक अकाउंट में डेबिट किया, एप्लीकेशन के शायद 2.5 लाख आए थे ना, जरा बताना। तो पहले मेरे पास 2.5 लाख रुपए आए थे ना, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए से मैंने बैंक को डेबिट किया, 2.5 लाख रुपए से मैंने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। ध्यान से देखना क्या हुआ, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, पैसे रखे हुए हैं बैंक में, 2.5 लाख रखे हुए। शेयर एप्लीकेशन इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, ऑब्लिगेशन दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस है। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मतलब ऑब्लिगेशन, ठीक है, ओके। ऑब्लिगेशन खत्म किया, कैसे खत्म किया, बाय ट्रांसफरिंग इट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कैसे किया, मैंने यहां डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल 2.5 लाख। अगले एंट्री में क्या किया आपने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 2.5 लाख, ऐसे कुछ किया आपने, बराबर। ध्यान से देखना, मैं एरो मार्क से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला एंट्री कुछ ऐसा था, ठीक है, पहला एंट्री कुछ ऐसा था। दूसरा एंट्री इधर से इधर, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, ये जो बीच वाला अकाउंट था ये खत्म हो गया, बराबर, इट गॉट क्लोज्ड। अल्टीमेटली क्या बचा, बैंक में 2.5 लाख, शेयर कैपिटल में 2.5 लाख। समझ में आ रहा है, यही चलता जाएगा, ओके। इसके बाद अगला स्टेज शेयर अलॉटमेंट। शुरुआत ऐसे हुआ इधर से, ठीक है, लेकिन इसके बाद से जो जर्नी होगा वो यहां से होते हुए जाएगा।
स्क्रीन को देखो जरा ध्यान से, यहां से मतलब देखो, इस बार ड्यू की एंट्री करूंगा। ड्यू की एंट्री करूंगा मतलब पहले ये एंट्री पास करूंगा, टू शेयर कैपिटल। कितना था? दो लाख ना? हाँ, ठीक है, 2 लाख मैंने पहले ये वाला एंट्री पास किया, ठीक है। अब पैसे मिलने की एंट्री पास करेंगे। पैसे मिलने की एंट्री पास करेंगे मतलब टू शेयर अलॉटमेंट। पूरे पैसे मिल गए, अभी तो कुछ डिफॉल्ट विफॉल्ट कवर नहीं किया हमने, ठीक है। तो बैंक में डेबिट, ये पैसे मिल गए 2 लाख रुपए। बात को समझते हो चलो। ये जो एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट है, दीज आर टेम्पररी अकाउंट्स, यूज कर रहे हैं हम लोग इनका, ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि द पॉइंट ऑफ डेट, जिस डेट पे मैंने पैसे मांगे और जिस डेट पे पैसे मिले, दीज टू डेट्स आर डिफरेंट, ठीक है। इसलिए मैं यूज कर रहा हूं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का। अल्टीमेटली मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं फॉर शेयर कैपिटल, बस। गेटिंग मी? अगेन व्हाट डू यू सी? क्लोज्ड। ओके ओके। इसके बाद फिर से क्या हुआ? शेयर फर्स्ट कॉल, ये आ गया शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल को मैं क्या कर रहा हूं? फिर से डेबिट कर रहा हूं, है ना। शेयर फर्स्ट कॉल को मैं डेबिट कर रहा हूं, पहले पैसे मांग रहा हूं, टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल में कितने मांगे थे? 1.5 लाख मांगे थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.5 लाख। चार लाख थे, अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, 4 लाख। 1.5 लाख शायद सेकेंड कॉल का था, हाँ 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। मैं एक मिनट, ये पुराना एरो मार्क मैंने नहीं किया ना, उसको कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये यहाँ पे ऐसा एरो मार्क कर दिया, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। यस, तो शेयर फर्स्ट कॉल, 4 लाख रुपए से फर्स्ट कॉल को डेबिट किया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, 4 लाख रुपए, ठीक है। ये एरो मार्क कर देता हूँ, समझ में आएगा क्लियरली, ऐसा, बरोबर। ओके, अब जैसे ही पैसे मिले तब बाय बैंक। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको? ये सिर्फ एंट्री नहीं है, दिस इज नॉट ओनली एंट्री। सिर्फ ऐसे लिख के रख दिया डेबिट पे, लिख के रख दिया क्रेडिट पे, ऐसा नहीं है। ये पूरी कहानी है, ये पूरा कुछ स्टोरी बता रहा है मुझे, ठीक है। चलो, शेयर फर्स्ट कॉल हुआ और उसके बाद शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जैसे होते जा रहा है वैसे 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 ये अकाउंट क्लोज होते जा रहे हैं मेरे, ठीक है। सोच के देखना, वो अकाउंट अगर क्लोज नहीं हुआ तो, अगर उसमें बैलेंस रह गया तो, मतलब वो स्टेज के, उस इंस्टॉलमेंट के पूरे पैसे या तो नहीं आए या तो ज्यादा पैसे आए, कहीं ना कहीं कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। गेटिंग मी? सो ये सारे अकाउंट अगर टैली नहीं हुए, मतलब ईदर देयर इज कॉल्स इन अरियर्स या तो देयर इज कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। सर वो कैसे आएगा? सस्पेंस, देखेंगे ना उसको बाद में, ठीक है। यस, तो ये कैसा आएगा यहाँ पे? टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और यहां आएगा शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है। अभी फिलहाल तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है, एकदम बॉलीवुड फिल्म स्टाइल, कुछ गलत हो ही नहीं रहा, सब अच्छा हो रहा है ना। हाँ, बाद में जब पैसे मिल जाएंगे बाय बैंक, 150 डेबिट, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट और बैंक में डेबिट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,50,000। देखो, जो जर्नल एंट्री आपने पास किया था, ये लेजर से आपको क्लैरिटी आएगा। कैसा क्लैरिटी आएगा? देखो, सबसे पहले तो आपको ये नजर आ रहा है कि शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, दीज वर जस्ट लाइक मिडिलमैन। हाँ, ये हो गया। फिर से स्क्रीन अटक गया। हाँ, अभी हो रहा है।
ठीक है, चलो। तो ये हमारे शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड फाइनल कॉल, ये सब टेम्पररी अकाउंट्स है, ये सब बनते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इफेक्ट कहाँ जा रहा है? या तो बैंक में जा रहा है, कहाँ? बैंक के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा है? शेयर कैपिटल में, ओके, बैंक में और शेयर कैपिटल में। ध्यान से देखो इंफॉर्मेशन कैसा दिख रहा है। ये चारों एंट्री अलग अलग डेट पे हुए होंगे और मुझे ये चारों एंट्री में इंस्टॉलमेंट नजर आ रहा है, बराबर। पहले 2.5 लाख मिले, फिर 2 लाख मिले, फिर 4 लाख मिले, फिर 1.5 लाख मिले, सब मिला के 10 लाख मिल गए, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए मिले? यहां नजर आ रहा है, बराबर। किस लिए मिले? क्योंकि ये मेरा कैपिटल है भाई, शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल के पहले 2.5 लाख रुपए का ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज किया, पहले 2.5 लाख आए थे, वो ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज किया। व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल इज द कंपनीज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे शेयर होल्डर ने दिया है, तो ये हमको उनको देना है, ठीक है। सो दिस इज माई ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। तो मैंने ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज किया, पहले 2.5 लाख का एक पर्टिकुलर डेट को, उसके बाद और 2 लाख का, टोटल 4.5 लाख का, उसके बाद और 4 लाख का, टोटल 8.5 लाख का, और एक स्टेज आया जब वो 1.5 लाख भी आ गए, तब पूरे 10 लाख का ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज किया। किस्सा समझ में आ रहा है? पढ़ पा रहे हो सब लोग? सिर्फ लिखने से काम नहीं होता, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू रीड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है दोस्तों, ओके। चलो ठीक है, सो दैट्स इट। यहां तक हम लोगों ने आज की जर्नी खत्म कर ली, ठीक है। अब कल जब हम जाएंगे तो क्या में जाएंगे? सीधा प्रोराटा? नो, मैं प्रोराटा में बाद में आऊंगा, ठीक है। कल हम लोग उससे भयंकर वाले चीज में जाएंगे। कौन सी चीज में? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, और वो कॉल्स इन एरियर्स से आगे जाते हुए फॉरफीचर, ठीक है। अगर शेयर्स फॉरफिट हुए तो क्या होगा, उसको देखेंगे, ठीक है। बाद में प्रोराटा में लौट के आऊंगा। प्रोराटा में सिर्फ कैलकुलेशन का गड़बड़ है और कुछ नहीं, समझने लायक एरिया यहीं पे है, ठीक है। तो इसको कल डिस्कस करेंगे।